हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया। तो आज कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स आज बनाने हैं और आज के लेक्चर में हम लोग आणविकता से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। आणविकता की परिभाषा हम कल के लेक्चर में आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आणविकता की डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताई जा चुकी है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा, उस लिंक में क्लिक करिएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, चलिए चलते हैं। कल हम आणविकता की परिभाषा आपको बताए थे कि किसी भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। सरल अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स जो एक पद में पूरा होती है। सारी बातें आपसे हुई थी, बहुत सारी बातें एक साथ करनी है, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। और एक डिफिनेशन और हम बताए थे कि अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जो एक साथ उत्पाद बनाने के लिए प्रभावी टक्कर करते हैं किसी भी सरल अभिक्रिया में, उसकी संख्या को कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जाते जाते एक बात आपसे बताया था कि जो आणविकता का कॉन्सेप्ट है, आणविकता का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए था। आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, एग्जाम्पल उठाते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से तो एग्जाम्पल उठाना ही पड़ेगा। NH4 NO2, ठीक है। जब इस डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो टूटने के बाद बन जाता है N2 प्लस 3 2H2O। ये है एक एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स सरल अभिक्रिया। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब इसके लिए जब वेग समीकरण आप लिखोगे, R बराबर क्या लिख दियो भाई, K इंटू एक्टिव मास ऑफ NH4 NO2 पावर 1, ठीक है। ये हम कहाँ से लाए? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग से। एक्सपेरिमेंट्स ये हम प्रयोग से लाए हैं, रिएक्शन देख करके नहीं छापे हैं। और मैं आपसे कहा था, अगर इस समीकरण के स्टोइचोमेट्री गुणांक के ही अनुसार ये पावर आती है, यानी जो एक्सपेरिमेंट द्वारा डाटा आप लाते हैं वह इस समीकरण के स्टोइचोमेट्री के अनुरूप होता है, तो आप कहते हैं रिएक्शन एलिमेंट्री होती है। कैसी होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब एक पद में पूरा होने वाली। ये तरीका आपको पहचानने का बताया था कि जो प्रैक्टिकल करेंगे आप, अगर संयोग है होता है कि प्रैक्टिकली जो वेग समीकरण यानी प्रायोगिक वेग समीकरण, वह इस समीकरण के अनुसार देख करके जो छापेंगे उसके बराबर होगा। हमेशा रेट कहाँ से आता है? प्रयोग से। देख करके नहीं छापा है, प्रयोग से आया भाई, ठीक है। अब इसकी आणविकता, आणविकता बराबर कितने अणु हैं? एक। कोटि क्या होगी भाई? कोटि बराबर भी एक होगा। एक कोटि का मान भी एक। और ऐसा भी मैं कहा था, इसके लिए संयोग होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन की आणविकता और कोटि दोनों बराबर होती है। ज़्यादातर कंडीशन में 90% कंडीशन में ऐसा होता है, हर में नहीं होता है, बस देखते चलिए।
अब आप सोचोगे कि ये एक मॉलिक्यूल्स कैसे टक्कर करता है, तो यहाँ टक्कर वाला सिद्धांत नहीं है भाई। जैसे रेडियो एक्टिव विघटन हुआ, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है झटके खाते खाते वह दूसरे में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर्टिकुलर कोलिजन यानी संघट्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली वाली परिभाषा लगा लीजिएगा कि किसी भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या उसके आणविकता कहलाती है। ठीक है, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आपको लेके चलते हैं। करिएगा शॉर्ट स्क्रीन। ठीक है, कर लिए होंगे भाई। तो अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं। अब जो दूसरा एग्जाम्पल होगा, हाँ एक चीज बता दूं कि अगर आणविकता 1 होगी तो उसको आप कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब एक आणुक रासायनिक अभिक्रिया। अगर आणविकता का मान 2 होगा तो उसको द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगर आणविकता का मान 3 होगा तो उसको त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है? चलिए मान लीजिए 2SI डिसोसिएट हो रहा है, गिव्स H2 प्लस I2। इसके लिए हमने वेग लिखा R इक्वल K इंटू एक्टिव मास ऑफ SI के पावर 2। SI के पावर 2 लिख दिया हमने। तो अब बताइए, ये मैंने देख के नहीं छापी है भाई, ये आया कहां से है? प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग से लाया हूं। और ये इसी स्टोइकियोमेट्री के अनुरूप है, मतलब रिएक्शन एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसे पता पाए? क्योंकि जो रेट इक्वेशन है एक्सपेरिमेंटली इस समीकरण के अकॉर्डिंग ही है। इस नाते आप समझ गए कि यह रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, मीन्स सरल अभिक्रिया है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब इसकी आणविकता बता दियो है, बता सकते हो ना? आणविकता मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 because in this reactions 2 molecules of SI participate। क्लियर? और कोटि भाई पावर को ऐड करके आता है, यहाँ सिर्फ पावर 2 है तो इसकी कोटि 2 होगी। क्लियर? फिर आ गया आणविकता और कोटि का मान बराबर, जो होता है अधिकांशतः सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। क्लियर है? और इस अभिक्रिया को कहेंगे द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। हर कंडीशन में आणविकता कोटि का मान बराबर नहीं होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें दोनों डिफरेंट होते हैं। बस देखते चलिए, उसको भी अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बने रहिए चैनल पे, केवल आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी। देयर आर नो प्रॉब्लम्स। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जुड़िए तो सही। आइए, अच्छा आइए, क्या करते हैं? ये अभिक्रिया कैसी भाई? द्विअणुक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसकी आणविकता 2 और कोटि यानी दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो भाई, ये मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मान लीजिए ए पॉइंट इसके बी से टकराए तब प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि हर कोलिजन, हर टक्कर के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा। कई टक्करें ऐसी होंगी फालतू की हो जाएंगी, उसके द्वारा प्रोडक्ट ना ही बनेगा। केवल कुछ टक्करों के द्वारा ही प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि देखिए, हमने कहा था ए जो है बी से टकराए तभी प्रोडक्ट बनेगा। एक पर्टिकुलर एनर्जी से, एक पर्टिकुलर एंगल पर और एक पर्टिकुलर कंडीशन यानी अभिविन्यास पर जब ये टकराते हैं तभी उत्पाद
बनता है, अदरवाइज प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। तो बहुत टक्करें ऐसी होंगी जो फालतू की हो जाएंगी, जिसके द्वारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब डांस में कई लड़के भाग लेते हैं तो भाई म्यूजिक के अनुसार स्टेप होगा तब न प्रभावी होगा। म्यूजिक कुछ चल रही है, आपका स्टेप यही चल रहा है, तो स्टेप सही होना चाहिए। तो जो स्टेप सही नहीं होगा तो वह डांस प्रभावी नहीं होगा। तो यहाँ भी कई ऐसे टक्कर होते हैं जो प्रभावी नहीं होते हैं, जिसके द्वारा प्रोडक्ट्स नहीं बनता है। ठीक है, और अगली बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। वो है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। इसके लिए जब मैं लिखूंगा भाई R बराबर लिख दूंगा K इंटू एक्टिव मास ऑफ NO के पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 के पावर 1। देख के नहीं छापी, कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट्स। तो समीकरण के अनुसार, स्टोइचोमेट्रिक गुणांक के अनुसार ये पावर आई। प्रैक्टिकली इस नाते अभिक्रिया कैसी? एलिमेंट्री मीन सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसकी आणविकता दो मॉलिक्यूल से NO के, एक मॉलिक्यूल से O2 का। 3 कोटि क्या? दो प्लस एक, पावर को जोड़ करके ऑर्डर निकालते हैं कोटि। अभिक्रिया की आणविकता 3 है, इसलिए इसको कहेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया मीन्स टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। त्रिअणुक अभिक्रिया, टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन और एक टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन या ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दोनों सही है। टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए कितने संयोग की बात होगी कि 3 मॉलिक्यूल्स ए, बी और सी एक साथ कोलाइड करें तो हर कोलिजन के द्वारा, हर टक्कर के द्वारा उत्पाद बनेगा नहीं। हो सकता है ये जो सी का ए पॉइंट इसके लेफ्ट से मारे, बी का ए पॉइंट इसके राइट से मारे, तभी प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर एनर्जी होगी, पर्टिकुलर एंगल पर जब ये कोलाइड करेंगे, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगा, अभिविन्यास होगा, तब तो प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि प्रोडक्ट बनने की कुछ कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन होगी तभी प्रोडक्ट्स बनेगा। और आप बताइए, ये संयोग ही होगा कि तीनों मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराएं, तीनों एक साथ टकराएं। इसलिए मैं एक शब्द ऐसा नहीं कि दो टकराएं एक नहीं टकराए, ये दो टकराए एक नहीं टकराए, एक साथ। ये संयोग ही होगा, तीनों एक साथ टकराएंगे और एक पर्टिकुलर एंगल से टकराएंगे, एंगल पर, और एक पर्टिकुलर एनर्जी से टकराएंगे, तब भाई ये प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये संयोग ही होगा कि इसका ए पॉइंट इसके लेफ्ट राइट से मारे, इसका ए पॉइंट इसके लेफ्ट से मारे, तभी प्रोडक्ट बनेगा। और आप जैसे देखते हैं ना कि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं डांस के ग्रुप में, तो वहाँ जो मैनेज करना या स्टेप को सही कर पाना मुश्किल हो जाता है। कोई अलग स्टेप कर रहा है, कोई दूसरा स्टेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिल्कुल खड़े होकर देख रहा है, भाई स्टेप ही तो भूल गया। तो जब ज़्यादा लोग, डांस 2 लोगों का हो तो ज़्यादा प्रभावी होता है, सिंगल का हो तो और प्रभावी होता है, वो अपने अनुसार कर लेता है। लेकिन जब 3 लोग हैं, यानी ग्रुप में 10-5 लोग हो जाएं, तो मिला पाना मुश्किल हो जाता है। इस नाते जो हायर मॉलिक्युलरिटी की रिएक्शन बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आणविकता की अभिक्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि
ऐसा संयोग नहीं बन पाता है कि वह एक पर्टिकुलर एंगल पर टकराएं, पर्टिकुलर एनर्जी से टकराएं और पर्टिकुलर ओरिएंटेशन अभिविन्यास से टकराएं, विशेष कोण पर, विशेष एनर्जी से और विशेष अभिविन्यास पर टकराएं। जैसे इनको तीनों को डिब्बे में भर करके बंद करके छोड़ दीजिए, तो ये संयोग ही होगा कि ये विशेष कोण पर, विशेष ऊर्जा से और विशेष अभिविन्यास पर टकराएं। यानी ऐसी बहुत कम कंडीशन होगी कि इसका जो ए पॉइंट है इसके राइट से ही मारे, इसका ए पॉइंट इसके लेफ्ट से ही मारे। ये दोनों टकरा सकते हैं, ये इसके राइट से मार सकता है, इसके लेफ्ट से मार सकता है, तो ज़्यादा टक्करें प्रभावी नहीं होगी। इस नाते अधिक आणविकता की अभिक्रियाएं संभव बहुत कम होती हैं, कह लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब ग्रुप में ज़्यादा लोग होंगे तो डांस मिला पाना मुश्किल हो जाता है। कोई तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इस पे स्टेप कर रहा है इसके अनुसार, कोई किसी दूसरे डांस का स्टेप कर रहा है, तो उसमें मिला पाना मुश्किल हो जाता है। संयोग ही होगा कि मिल जाएगा, क्योंकि एक जैसे होता है ना कि ये लड़का घूम करके या लड़की घूम करके इधर आएगी, जैसे म्यूजिक चलेगी, और वह बाएं वाला घूम करके इधर आएगा, दाहिने वाला उसको घूम करके बाएं ओर जाएगा, ऐसा होता है ना। कोई बीच में शेर बन करके आए, तिरंगा झंडा लेकर के आए, ये स्टेप होता है, म्यूजिक के अनुसार चलना होता है। तो इस संयोग ही होगा कि चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा लोगों के ग्रुप में यह संभव नहीं हो पाता है। एक दो लोग आपस में मिला लेते हैं, तो एक और दो आणविकता वाली अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन अधिकांश या कली हायर उच्च आणविकता की अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। समझ गए होंगे? ठीक है, इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। अब मैं बता दूं, हमने एक बात आपसे कहा कि सरल अभिक्रिया के लिए आणविकता और कोटि का मान बराबर होता है। क्लियर है? इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे की टॉपिक की। ठीक है, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। हो गया? बहुत अच्छे। आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिए, और नवीनतम पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज ये अंतिम लेक्चर है थियरी की दृष्टि से, फिर न्यूमेरिकल चलेंगे। अब देखिए एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स, ये हो जाता है, या इसको HOH लिख लीजिए, H2O को, तो CH3COOH प्लस क्या लिखते हैं C2H5OH, है ना। ये अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन होता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो R इक्वल K इंटू एक्टिव मास ऑफ CH3COO C2H5 पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O पावर 1। इस तरह से देखने से लग रहा है आपको मिलेगा, लेकिन ये जो जल है ये एक्सेस में होता है, यानी इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है एज कंपेयर टू CH3COO C2H5। तो जब इसकी सांद्रता जो है बहुत अधिक होती है, यानी वाटर फ्रीली अवेलेबल है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विलायक का काम करता है, जल में अभिक्रिया हो रही है, इस नाते इसकी सांद्रता में समय के साथ बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी न के बराबर परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए इसका 10,000 अणु लिया गया है, अब रिएक्शन के अनुसार इसके एक अणु से जल का एक अणु अभिक्रिया करेगा, बच जाएगा 9,999,999 अणु, यानी कि इसकी सांद्रता न के बराबर बदली, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यानी समुद्र में से आप 1-2 लोटा जल निकाल लोगे, कोई परिवर्तन होगा
ना होगा। तो सीधे से कह लीजिए कि इसकी सांद्रता समय के साथ स्थिर रहती है, यानी न के बराबर परिवर्तन होता है, नगण्य परिवर्तन होता है इसकी तुलना में। इस नाते इसकी सांद्रता जो होती है वह होती है कांस्टेंट, यानी जहां भी जल रहता है उसकी सांद्रता समय के साथ बहुत कम परिवर्तित होती है, कांस्टेंट कह लीजिए रहती है। तो एक के कांस्टेंट और H2O की सांद्रता भी कांस्टेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूं R बराबर K डैश एक्टिव मास ऑफ CH3 COOC2H5 पावर 1। क्लियर है? के डैश यानी ये कांस्टेंट का गुणा करके क्या लिख दिया, के डैश। अब देखो भाई, इसकी जो कोटि होगी, पावर को ऐड करके लिखते हैं, तो कोटि 1। देखने से क्या लग रहा था, कोटि इसकी 2 आएगी, लेकिन कितनी आई, 1 आई। सोच के बोलो आणविकता क्या होगी, 1 की 2, आणविकता 1 होगी कि 2, सोच के बोलो। आणविकता 2 होगी भाई, क्योंकि ये जो संघट्ट के लिए जरूरी है, कोलिजन के लिए रिक्वायर है, लेकिन इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, बहुत कम बदलती है, न के बराबर बदलती है। तो टक्कर के लिए तो आवश्यक है, क्योंकि नहीं रहेगा, टक्कर नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा, लेकिन सांद्रता कांस्टेंट होती है, तो कोट 1 और आणविकता 2। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, जो इस समय सिलेबस से निकाल दी गई हैं। इनको कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो इस समय सिलेबस में नहीं है। छद्म मतलब धोखा, देखो भाई कुछ धोखा हो रहा है। देखने से लग रहा था कि अभिक्रिया की कोटि 1 + 1 2 आएगी, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, आणविकता 2। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या सिंपल कह देते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या केवल छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है? तो बहुत ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आणविकता लगभग 10% ऐसी कंडीशन आणविकता कोटि के बराबर नहीं होती है सरल अभिक्रियाओं में। ऐसी अभिक्रियाओं को कह देते हैं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। क्लियर है? जैसे चीनी का भी जल अपघटन होता है, या कह लीजिए सुक्रोज का प्रतिलोमन जिसको कहते हैं। तो ये कंपटीशन वाले लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा जानने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। क्लियर है? हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, एकदम आनंद के साथ, बिल्कुल लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए अब आपको बता देते हैं आणविकता और कोटि में कुछ प्रमुख अंतर। क्या पढ़ेंगे अब? आणविकता व कोटि, आणविकता व कोटि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, अब हम बताते हैं कि आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है भाई। चलिए, दोनों परिभाषाएं आप पढ़ के आए हैं, एक कॉलम बना लीजिए आणविकता की और एक कॉलम बना लीजिए कोटि की। ठीक,
अब दोनों की परिभाषाएं पढ़ के आए हैं जनाब, आप अंतर बता सकते हैं। आप बुद्धिमान हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने से कर सकते हैं। जैसे आणविकता जो है किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को बताती है, लेकिन जो कोटि है वह उन अणुओं की संख्या को बताती है जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलती है। यानी कुल अणुओं की संख्या सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाली आणविकता होती है, लेकिन कोटि जो है उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलती है, जिनकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता है, मीन्स बदलाव होता है, चेंजिंग होती है। ये आप पीछे डेफिनेशन में पढ़े हैं। जैसे किसी परिवार में सदस्यों की संख्या कुल 10, तो उसकी आणविकता 10, लेकिन कमाने वाला 1, यानी पूरा खर्च 1 पर डिपेंड है, तो उसकी आणविकता 1। ठीक है, ये हमने पीछे क्लियर कर दिया है। नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो, सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो पहला अंतर लिख लेते हैं। किसी सरल अभिक्रिया में यह किसी सरल अभिक्रिया में किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या होगी? आणविकता, लेकिन अभिक्रिया कैसी हो? सरल अभिक्रिया हो। क्लियर है? कोटि यह अभिकारक के उन अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह अभिक्रिया में अभिकारक के उन अणुओं अभिकारक के दिख रहा है उन अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। संख्या को प्रदर्शित करती है जिनकी सांद्रता क्या होती है भाई? समय के साथ बदलती है। समय के साथ क्या होती है? बदलती है। जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलती है। बात क्लियर है? दूसरी बात, आणविकता यह कभी शून्य नहीं हो सकती। यह कभी शून्य नहीं हो सकती है। अच्छा, आप बताइए, आणविकता अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या बताती है, तो क्या ये कभी शून्य होगी? ऐसा तो होगा नहीं कि अभिक्रिया में शून्य अभिकारक के अणु भाग ले। अरे 1, 2 कुछ अभिकारक के अणुओं की संख्या भाग लेगी तभी तो अभिक्रिया होगी। ऐसा तो है नहीं कि अभिकारक के शून्य अणु होंगे। तो यह आणविकता जो है कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं किसी की सांद्रता समय के साथ न बदले। यानी
उसकी दर अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करे, ऐसा हो सकता है। तो कह सकते हैं कोटि का मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। बात समझ में आई। तीसरी बात, यह एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी ऐसा तो है किसी अभिक्रिया में 0.5 या 1/2 अणु भाग ले, यह एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। इसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, इसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता, यानी भिन्नात्मक होगा तो उसको प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कंपटीशन लेवल में आपको बताया जाएगा। भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी कोटि का मान मीन्स इसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता, मान है भाई, सकता है, लड़का है, कोटि है यानी कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, यह हमेशा पूर्णांक संख्या होगी। नेक्स्ट और लास्ट अंतर आपको बताऊं, इसका मान या कह लीजिए इस पर मीन्स किस पर, आणविकता पर ताप दाब सांद्रता आदि, इस पर ताप दाब सांद्रता आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या कि ताप दाब बढ़ा देंगे या कुछ भी कर दीजिए, जितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उतने अणु होंगे ना, अभिकारक के उतने ही अणु होंगे, तो अभिक्रिया की आणविकता तो बदलेगी नहीं। तो इसका ताप दाब सांद्रता परिवर्तन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह ताप दाब सांद्रता आदि के बदलने से बदल जाती है। अगर सारी वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे तो अंतर अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसमें अंतर, ठीक स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपका ये लेक्चर समाप्त हुआ। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे मनोबल को बढ़ाइए, उत्साह को बढ़ाइए। चैनल के अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। पूरी बेहतर तैयारी करा दूंगा आपकी परीक्षा के लिए, बोर्ड के लिए भी, आगे चल के कंपटीशन के लिए भी। बस मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे वीडियो में अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।